हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र। इसमें समझेंगे कि अपवाह क्या होता है, वहिक्याएँ क्या होती हैं तथा और नदियाँ जो बहती हैं उनकी जो श्रेणियाँ होती, श्रृंखलाएँ होती, वो कैसे कैसे होती, नदियों का उत्पन्न कहाँ से होता है, मतलब नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और नदी तंत्र तोड़ी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। हिमालय की नदियाँ देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। नदी के बारे में सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आपके पीछे एक मानचित्र, इसे हम लोग अच्छे से मानचित्र से पूरा समझेंगे। तो आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और एक बाई एक सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, सीखते हैं और इससे पहले देखते हैं। तो अपवाह हम लोग पहले देखेंगे क्या। जैसे कि आप सब देखे होंगे, जो वर्षा होती है तो जो जल होता है वो क्या करता है, वर्षा का जल नदियों, तालाबों, झीलों, वाहिकाओं मतलब सरिताओं, नदियों के माध्यम से क्या करता है, वह वर्षा का नद बहता है जल। तो आप सोचेंगे कि हाँ, तो ये समझ में आया, सरिताएँ, नदियाँ, नाले, ये सब समझ में आती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वाहिकाएँ के माध्यम से ये सारी जल बहती है। तो आप सोचेंगे वाहिकाएँ क्या होती हैं। वाहिकाएँ क्या करती हैं, वाहिकाएँ किसे कहते हैं, मतलब समझिए जैसे कि ये हो गया, वर्षा का जल हो गया, ये ऐसे से बहता बहता आया, यहाँ पे इकट्ठा हुआ और फिर ये ऐसे ऐसे बहने लगा। और जहाँ ये जिसमें बह रहा है इसे क्या कहेंगे, वाहिकाएँ कहते हैं। तो आप समझते हो वाहिकाएँ होती क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं वाहिकाएँ होती क्या है। जैसे कि वाहिकाएँ मतलब कि मान लीजिए कि ये हो गया हमारा ज़मीन, ये हमारा ज़मीन हो गया, मतलब धरातल। और ये क्या हुआ, ये उसका ऊपरी स्थल हो गया, यानी कि इसे समझ कह देते हैं तल। तल क्यों तल कहेंगे, क्योंकि हम इस पे बनाने वाले हैं बांध। क्या हुआ, ये हमारी ये तल हो गया, ये ज़मीन का ये यहाँ के नीचे वाला क्या हुआ, ये हिस्सा तल हो गया। मान लीजिए ऐसे ये हिस्सा तल हो गया और इस पे मैंने क्या किया, इसे ऐसे बांध बना, मतलब इसे बांध दिया। और फिर मैं दोनों साइड से इसे ऐसे बांध दिया, मैं इसे दोनों साइड से ऐसे ऐसे बांध दिया। तो इससे और इसे जब ये इसे मैं दोनों साइड से बांध दिया तो इसमें क्या हो गया, इसमें जल के जाने की क्या बन गई, एक जगह बन गई। क्या बन गई, जगह। और इसमें से जो जल होके इस बनाए हुए मान लीजिए ऐसे बना लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि वाहिकाएँ वो होती हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, नदी का जल जो होता है वो प्रवाहित होता है, जिनके माध्यम से जल अपवाहित होता है, ये वाहिकाएँ होती हैं। मान लीजिए ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि जो नदी के जल को बहने के लिए, मतलब कि प्रवाहित होने के लिए, प्रवाहित होने वाली बर्तन समझ लीजिए, बर्तन जिसमें से क्या होती है, नदी के जल प्रवाहित होती है। बात समझ आएगी। अब वाहिकाएँ क्या होती है, जिसमें से नदी का जल होकर प्रवाहित होता है, बहता है, अपवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं, वाहिकाएँ कहते हैं। अब इसमें से जो एक अब वाहिकाएँ समझ आएगी। अब समझते हैं हम अपवाह। अपवाह क्या होता है, इसमें देखिए ये वाहिकाएँ होगी, इस वाहिकाएँ में से मान लीजिए यहाँ से ऐसे जल आया, क्या हुआ, इसमें से ऐसे ऐसे बहने लगा, ये जल जब ये बहने लगा, ये जल है। वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होने वाले जल को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। अब हमें समझ आ गया, ये वाहिकाएँ, इनके माध्यम से जो जल प्रवाहित हो रहा है, इस जल को क्या कहेंगे, अपवाह कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। अपवाह किसे कहते हैं, वाहिकाओं के माध्यम से बने क्या जल के प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। आपको तो सभी चीज़ें समझ, अब आपको वाहिकाएँ भी समझ आएगी। वाहिकाएँ जिसमें जल प्रवाहित होता है, और क्या अपवाह जिसमें वाहिकाओं के माध्यम से जो जल बह के जाता है उसे क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। आप समझते हैं अपवाह तंत्र। समझ लीजिए एक क्या है, एक बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियाँ क्या कर रही हैं, वो एक समानांतर दिशा में क्या कर रही हैं,
वो एक निश्चित दिशा में बह रही हैं। इन नदियों की एक निश्चित दिशा में बहने को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र यानी कि ये जो सारी नदियाँ हैं उनमें एक मुख्य नदी होगी और ये उनकी सहायक नदियाँ, वो मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियाँ जो समानांतर एक दिशा में बहती हैं उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा सरल है, अरे मुझे तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जियोग्राफी कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस इससे हम लोग अच्छे से पढ़ते चलेंगे, हम 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे, सभी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा वही क्या होती है, अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है। अब बताते हैं ये जो अपवाह तंत्र की बात करें तो ये अपवाह मतलब कि अमेजन नदी जो है, अमेजन नदी द्रोणी जो है ये संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से क्या है? एक है। इस संसार में सबसे बड़ी अगर नदी द्रोणी की कोई बात हो, नदी तंत्र की बात हो, तो कौन सी नदी तंत्र है? अमेजन नदी, जो कि संसार की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। अब अमेजन नदी आप समझ में आ गया है। ये जो इनकी ढाल होती क्या होती है? ये हमेशा निश्चित होती है। क्या ये ढालें हमेशा निश्चित होती हैं, जिससे कि इनका जो जल होता है वो हमेशा क्या होता है? एक ही दिशा में, निश्चित दिशा में क्या होता है? बहता है। जैसे समझ लीजिए गंगावती नदी है, इसकी ढाल जो है वो निश्चित है क्योंकि सदियों से बही आ रही है, ये पर्वत श्रृंखलाओं से करके आई है, तो वो कभी बदलेगी नहीं। जब ढाल निश्चित है तो क्या होगा? इसका जो जल है ये जो जहाँ ये बहता है वह भी हमेशा एक ही दिशा में बहता है, इसलिए नदियाँ सारी जो होती हैं एक ही दिशा में बहती हैं। ये हमें जिसे हम समझते हैं कि अब नदियों का जल विभाजित कैसे हो जाता है। जल विभाजक, जल विभाजक ऐसे मान लीजिए कि ये पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली, तो क्या हुआ? ये जो इस साइड ऊंचा भाग है उसके ये समझिए पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला मान लीजिए यहाँ से कुछ नदियाँ ऐसे ऐसे बहती हैं, कुछ नदियाँ यहाँ से ऐसे ऐसे बहती हैं, तो इनका जो मार्ग है, कुछ नदियों का मार्ग इस साइड हो गया, कुछ नदियों का मार्ग इस साइड हो गया, तो ये जो ये ऊठा भाग है ना इसे क्या कहते हैं? इसे जल विभाजक या सांभर के नाम से जाना जाता है, भर के नाम से जाना जाता है। इस ऊठे भाग को क्या कहते हैं? सांभर या जल विभाजक। ये जो होता है दो नदियों के मार्ग को क्या करता है? पूरी तरह बदल देता है। जैसे आप देखिए एक गंगा नदी इधर आई है, इधर सोन नदी इसे कहिए, इसके जो यहाँ पर उठा हुआ भाग है वो क्या किया? सोन नदी का मार्ग बदल दिया, गंगा नदी का मार्ग, दोनों साइड दो नदियों का मार्ग बदल दिया। तो आपको जल विभाजक सांभर या फिर किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग कि भारत में है जो नदियों के अपवाह तंत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं। जो भारत में नदियाँ, हमारे भारत में जो नदियाँ बहती हैं उनके कितने प्रकार के अपवाह तंत्र होते हैं, उनके अपवाह तंत्र के कितने प्रकार स्वरूप होते हैं वे अब देखते हैं आगे हम लोग कि अपवाह तंत्र के कितने स्वरूप हैं हमारे भारत में बहने वाली नदियों के। तो आगे समझते हैं। सबसे अब अगर बात करें इसकी तो हमारे भारत में जो नदियाँ बहती हैं वो 4 अपवाह तंत्रों में बहती हैं। तो समझते हैं पहला अपवाह तंत्र कौन सा है। पहला होता है हमारा जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे ये जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, समझते हैं। जैसे समझ लीजिए कि यहाँ से नदियाँ ऐसे 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 बहती आई, कुछ नदियाँ ऐसे ऐसे बहती गई, तो ये क्या हुई? ये जो इनकी मुख्य नदी मान लीजिए ऐसे है, और ये सब सहायक नदियाँ है ये क्या करती हैं? इन्हें न्यून कोण पर
काटती हैं तो इन्हें न्यून कोण पर काटती हैं तो क्या होती है, एक जाली नुमा इनकी संरचना बन जाती है। ये उत्तरी मैदान में हिमालय पर्वत से उतरने वाली नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ जाली नुमा संरचना तैयार करती है। आपको समझ में आया जाली नुमा संरचना? देखिए ये जो सारी हिमालय पर्वत से नदियाँ उतरती आई हैं एक ऐसी यहाँ आगे गंगा नदी में मिल गई हैं। उत्तरी मैदान की सारी जो नदियाँ हैं वो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का अब दूसरा हम लोग देखेंगे वृक्षानुमा अपवाह प्रतिरूप। वृक्षानुमा अपवाह प्रतिरूप, ये जो वृक्षानुमा, जैसा कि आप सब इसके नाम से ही अंदाज लगा देते होंगे। जैसे वृक्षानुमा मतलब जैसे कि मान लीजिए ये वृक्ष हो गया, इसकी ये तना हो गई और इसकी बहुत सारी ये जड़ हो गया, ये बहुत सारी तनाएं हो गई। तो ये क्या हुआ, ये जो जड़ है ये मान लीजिए मुख्य नदी है, क्या है मुख्य नदी, और ये जो तनाएं क्या है सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ। तो क्या होती है जब इसकी मुख्य जब बहुत सारी दिशाओं से आकर क्या होती है इनकी मुख्य नदियाँ इनमें इनकी सहायक नदियाँ क्या होती हैं इनमें मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वृक्षानुमा प्रतिरूप। ये हमारा मुख्य नदी है, इनसे कई दिशाओं में से ऐसी नदियाँ बह के आई और इन मुख्य नदी में मिल गई, इन मुख्य नदी में मिल जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं वृक्षानुमा अपवाह प्रतिरूप। तो समझ में आ गया हमें कि जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, वृक्षानुमा अपवाह प्रतिरूप क्या, अभिकेंद्री प्रतिरूप। अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप तो इसे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो इसमें नदियाँ होती हैं एक कैसी नदियाँ होती हैं, आप सोचेंगे ही ना इसमें जो अपवाह के मतलब कि जो नदियाँ बहती है वो कैसी होती है। तो इसमें समझिए अपवाह अभिकेंद्री, मान लीजिए कि यहाँ एक झील है या फिर गर्त है जहाँ से ये नदियों का उद्गम हुआ है, इसके चारों दिशा में क्या होती हैं नदियाँ बहती हैं, क्या होती हैं चारों दिशाओं से नदियाँ जो बहती हुई सारी नदियाँ आती हैं वो क्या करती हैं इस झील या फिर गर्त में समाहित हो जाती हैं, क्या होती हैं समाहित हो जाती हैं। और इस प्रतिरूप को क्या कहते हैं, इस प्रतिरूप को कहते हैं अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप। इसमें नदियाँ जो है कि इसके मुख्य बिंदु के चारों दिशाओं में बहती हैं, उसे क्या कहते हैं अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप। आपको समझ में आ गया, इसमें जो नदियाँ होती हैं वो मुख्य बिंदु के चारों साइड बहती हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट और अगला, चौथा है अरि अपवाह प्रतिरूप। ये अरि, ये हमारा लास्ट है अरि अपवाह प्रतिरूप। ये सोचेंगे अब ये अरि अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, तो इसमें जो होती है ना मान लीजिए कोई यहाँ पर ऊंची हिमालय पर्वत की कोई नदियाँ है, मान लीजिए कोई नदी भी है A to Z कोई भी नदी है जो कि ये इस आकार की पर्वत श्रृंखला से निकली है, मान लीजिए यहाँ से इसका उद्गम स्थान है तो यहाँ से क्या करेगी ये ऐसे 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 इसकी चारों दिशा वो में ऐसे ऐसे करके बहती है। तो इससे क्या कहते हैं अरि प्रतिवाह अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसमें मान लीजिए यहाँ से एक गुंबद आकार का क्या हुआ, यह पर्वत श्रृंखला हो गया, गुंबद आकार का पर्वत श्रृंखला हो गया। और यहाँ पे जो है इसका मुख्य बिंदु है, मतलब कि जहाँ से नदियाँ इससे निकली हैं, यहाँ से नदियाँ निकलती है और चारों दिशा में साइकिल की तीली के अनुसार क्या होती है बहती, उसे क्या कहते हैं अरि अपवाह प्रतिरूप उसे कहते हैं। अब हमने चारों मतलब कि हमारे भारत में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं उससे हमने पढ़ा, 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप और वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप और चौथा अरि अपवाह प्रतिरूप। हम लोगों ने चारों अब इसको अच्छे से देख लिया। अब देखते हैं भारतीय नदियों, अब पढ़ते हैं भारतीय नदियाँ। भारतीय नदियाँ जो है वो क्या होती हैं, वो भारतीय नदियाँ 2 प्रकार की हैं। एक होती है पहला प्रकार की बात करें तो एक है हिमालय की नदियाँ, हिमालय की, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ।
अब सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जो हिमालय की नदियाँ होती है ना, वो हिमालय पर्वत की क्षेत्र से उत्पन्न होती है, पहाड़ी क्षेत्रों से उत्पन्न है। यहाँ पर जो है इनको वर्षा के अतिरिक्त क्या होता है, बर्फ से भी, वर्षा के अतिरिक्त इन्हें बर्फ से भी क्या मिलता है, जल। जो बर्फ होती है वह पिघलती है, फिर उन बर्फ पिघल के क्या होता है, जल का रूप धारण करती है और ये नदियों में आकर मिल जाती है। ये जो यहाँ की हिमालय पर्वत की वो नदियाँ होती है, क्या होती है, सदाबहार नदियाँ, मतलब कि हमेशा बहती रहती है। और यह जो कि बहुत लंबी लंबी दूरी अपनी तय करती है, ये हिमालय पर्वत से निकलकर सागरों में आके मिलती है। ये नदियाँ हिमालय पर्वत की नदियाँ, और हिमालय पर्वत की जो है कि बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, और इसमें हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, उसको अभी अच्छे से पढ़ेंगे। अब थोड़ा पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है क्या होती है, मौसमी नदियाँ होती हैं, मौसमी होती है। इनमें जो जल का स्रोत होता है वो क्या कैसे होता है, इनमें जल का सिर्फ और वर्षा का माध्यम होता है। और ये जो नदियाँ हैं ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये प्रायद्वीपीय हमारे मैदान में पाई जाती हैं, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए इनमें क्या होता है, वर्षा से जल सिर्फ प्राप्त होता है, और ये जो शुष्क मौसम आता है तो उसमें क्या होती है, ये नदियाँ सूख जाती हैं, और सूख के क्या होता है, इनमें जल की मात्रा जो बहुत कम होती है, कम हो जाती है। और ये नदियाँ बहुत कम लंबी लंबी होती है, और यह जब वर्षा के न होने के कारण, मतलब अर्ध शुष्क क्षेत्र, जब अर्ध शुष्क मौसम आता है तो इनमें क्या होता है, ये नदियाँ सूख कर छोटी छोटी नदियों के रूप में बहने लगती है। तो समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हिमालय पर्वत की नदियाँ। हिमालय पर्वत की जो सबसे पहली नदी वो क्या है, हिमालय पर्वत से मुख्यतः ये महत्वपूर्ण 3 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्या है, 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जो कि बहुत बड़ी नदियाँ हैं, जो हिमालय पर्वत से निकलती है। तो सबसे पहले आप देखते हैं हमें सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो सिंधु नदी है वो क्या है, ये संसार की सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक है। सिंधु नदी सबसे संसार की बड़ी नदी तंत्रों में से एक है। इसका जो निर्माण वहाँ है, यहाँ निर्माण मतलब ये निकलती कहाँ से, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ पर तिब्बत के मैदान से, तिब्बत के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से, मानसरोवर झील के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। जो ये सिंधु नदी है यह मानसरोवर झील के पश्चिमी क्षेत्रों से निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद जानते हैं ये यहाँ पर 350 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी दूरी, 350 किलोमीटर दूरी तय, उत्तर में दूरी तय करती है। उसके बाद ये क्या करती है, भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। फिर इसके बाद यह भारत में बहती है। भारत में अगर इसकी बात किया जाए, क्या है भारत में 114 किलोमीटर भारत में बहती है। और इसकी अगर पूरी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3,21,000 वर्ग किलोमीटर। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये भारत में 3,21,000 वर्ग किलोमीटर इसका भारत में क्षेत्र है। और इसकी अगर पूरी लंबाई की बात की जाए तो 2,880 किलोमीटर क्या है, इसकी पूरी लंबाई है। पूरी लंबाई कितनी, 2,880 किलोमीटर। और इसकी पूरी क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है, पूरी क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्या हुई, हमारे सिंधु नदी की पूरी जितनी लंबाई है 2,880 किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। जो ये सिंधु नदी यहाँ से बहती है तो कितना, हमारे 1,114 किलोमीटर हमारे देश में, भारत में बहती है। फिर यहाँ से ये ऐसे ऐसे बहती यहाँ से सिंधु नदी क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इसकी जो बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, नाव, रावी, सतलज, जैसे भी क्या है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इन्हें जो ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 जो प्रमुख नदियाँ हैं, ये नदियाँ मिलकर क्या करती है, पंच नद का निर्माण कर। ये जो 5 नदियाँ का संयुक्त, ये पंजाब में 5 नदियाँ का जो संयुक्त जल है वो क्या है, ये
जाकर पाकिस्तान में निकल पड़ता है और फिर जाकर मिठानकोट में क्या होता है, पाकिस्तान के मिठानकोट में ये सिंधु नदी में मिल जाता है। फिर सिंधु नदी मिलने के बाद जाकर अरब सागर में गिर जाता है। अब हमने सिंधु नदी की कुछ महत्वपूर्ण क्या समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नदी, सहायक नदी को समझते हैं। पहला नदी समझते हैं रावी नदी। रावी नदी है क्या है, ये सिंधु नदी की क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ से उत्पन्न है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से। जी हाँ, कुल्लू घाट के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, पश्चिम से निकलती है। और कहाँ, पश्चिम से निकलती है। इसका उद्गम यहाँ पश्चिम से होता है और फिर यहाँ क्या होती है, बहती ये आकर यहाँ सिंधु नदी मिलने से पहले क्या मिलती, कहाँ मिलती है, यह चेनाब नदी में मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चेनाब नदी में रावी नदी मिल जाती है। यह अगर इसकी पूरी लंबाई की बात की जाए तो ये 725 किलोमीटर इसकी पूरी क्या है, लंबाई है। 725 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। अब दूसरी नदी देखते हैं, चिनाब क्या है। इसकी अगर बात की जाए तो ये जो सिंधु नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी। ये जो चिनाब नदी है क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसकी सबसे सहायक और सबसे बड़ी नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। तो इसकी अगर उद्गम स्थान की बात करें तो यह लाहौल के समीप, जो लाहौल घाटी है उसके समीप क्या करती है, एक बहुत बड़े लाचे दर्रे के दोनों साइड बहती है, दोनों साइड बहती है। यहाँ पे ये दो नदियों की मिलने से बनती है, एक चंद्र और दूसरा भागा नदियाँ। इनमें कौन कौन नदियों से मिलकर बनती है, चंद्र तथा भागा। इसलिए इसे चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी भारत में लंबाई जो है वो कितनी है, भारत में लंबाई 161 किलोमीटर है। अगर इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो 1800 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। अब देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे सिंधु नदी की तीसरी सहायक नदी यानी ब्यास नदी हम लोग देखते हैं। ये ब्यास नदी जो है कि ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर 400 मीटर ऊंचे पर्वत रोहतांग दर्रे के पश्चिम में स्थित क्या, ब्यास कुंड से निकलता है। किससे, ब्यास कुंड से निकलता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 460 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। ये है सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण क्या है, सहायक नदी। अब एक और देखते हैं, ये सब इसकी सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। ये कुछ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट नदियाँ देखी। अब पढ़ते हैं, सिंधु नदी देख लिए, सहायक नदी। अब पढ़ते हैं गंगा नदी तक। ये जो गंगा और सिंधु नदी है ये पश्चिम में एक पर्वत से क्या होती है, ये विभाजित होती है। यानी कि ये यहाँ पर्वत है, इससे क्या हुई, ये गंगा नदी उत्तर साइड चली जाती है और सिंधु नदी उत्तर साइड चली जाती है और गंगा नदी दक्षिण साइड चली बहने लगती है। अगर इसकी स्रोत की बात करें तो ये उत्तराखंड के इसका स्रोत की अगर बात करते हैं, ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री हिमनद से क्या होती है, निकलती है। हिमनद से यह निकलती है। अगर हिमनद से यह निकलती है और यह क्या करती है, यह हरिद्वार में आकर क्या करती है, यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यह अगर 3,900 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ से यह गढ़वाल हिमालय से निकलती है। इसकी ऊंचाई कितनी, 3,900 मीटर। अगर गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। ये गंगा नदी क्या है, एक गंगा नदी यहाँ से बहते बहते आती है, ऐसे बहते बहते चली जाती है, यहाँ पश्चिम बंगाल के में होते हुए ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो समझते हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं क्या करती हैं, इन न्यून कोण पर आकर ये गंगा नदी में मिलती है।
न्यून कोण पर आकर क्या करती हैं, गंगा नदी में मिलती हैं और इनकी सभी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। और इसकी यमुना नदी जो है ये बहुत बड़ी सहायक नदी है, जो कि यह यमुना नदी ये इलाहाबाद में आकर इससे यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद इन सब इनमें जो गंगा नदी में नदियाँ मिलती ये दो नदियाँ मिलती है। एक हिमालय की नदियाँ होती हैं, हिमालय की नदियाँ, इसमें हो गया यमुना, घाघरा नदी, कोसी नदी, ये सब क्या है महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि हिमालय क्षेत्र से आती है। और दूसरी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। इन नदियों में कौन सी नदी प्रमुख है, सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, ये सब प्रमुख नदियाँ हैं। ये सब जो नदियाँ हैं ये सब अर्ध शुष्क क्षेत्रों से होकर जाती हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा जल नहीं होता है और बहुत लंबी लंबी नदियाँ नहीं होती हैं। ये तीन है, ये है हिमालय पर्वत से इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो मिलती हैं और ये क्या करती हैं, ये सोन, बेतवा तथा चंबल ये नदियाँ हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार से इसमें जाकर गंगा मिलती है और जाके बंगाल खाड़ी में इसकी सहायक नदी बन के गिरती है। अब देखते हैं ये जो सोन नदी है सिंधु नदी है, वहाँ से जहाँ से यह निकली है सिंधु नदी के समीप से निकली है और यहाँ के पश्चिम बंगाल के समीप जाकर मिल यहाँ तक। अगर इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई होगी गंगा नदी की, गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की पूरी लंबाई बात करें तो कितनी है 2500 किलोमीटर, किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, इसकी पूरी लंबाई है। ये जो गंगा नदी है हमारी यहाँ से बहती हुई क्या करती है, यहाँ जाकर सुंदरवन डेल्टा से होती हुई बंगाल की ये क्या करती है, जाकर हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर बांग्लादेश में मिलती है। फिर इन दोनों नदियों का जल संग्रह बहुत बड़ा संग्रहित होकर क्या होता है, जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। अगर बात करें यहाँ से जहाँ से इसकी उद्गम है वहाँ से लेकर क्या यहाँ पर सुंदरवन तक क्या है, सुंदरवन तक इसकी अगर पूरी लंबाई की बात करें तो 1800 किलोमीटर है। अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी ढलानों की बात करें तो इसके ढलानों में क्या है 300 मीटर की गिरावट आई है। अगर इसकी बात करें तो 6 किलोमीटर में 1 मीटर की ढलानों में इसमें गिरावट आई है। अब हमने इसमें समझ लिया, अब समझते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों को समझते हैं। इसी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी, वो पहला हो गया दामोदर नदी, दूसरा घाघरा, कोसी, यमुना, शारदा, रामगंगा, इसकी ये बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। हमारी गंगा नदी की जो है बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। इनमें से एक कुछ प्रमुख जो नदियाँ हैं सभी बहुत सारी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये दामोदर नदी है, ऐसे बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं दूसरी जो नदी है, तीसरी हमारी और लास्ट नदी, हिमालय पर्वत की लास्ट नदी, हमारा तीसरा नदी है जो हिमालय पर्वत की लास्ट नदी है, वो क्या है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये यहाँ पर ये सिंधु तथा गंगा नदी के समीप से, ये सिंधु और गंगा नदी के उद्गम स्थान के समीप कहाँ थे, ये तिब्बत के पर्वतीय भागों के कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील झील से यह निकलती है। और क्या जब यहाँ से निकल के चलती है जिससे वहाँ पर सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी लंबाई की टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई क्या है, सिंधु नदी से कुछ ज़्यादा है। ये जो नदी है हमारी क्या है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी,
यहाँ से बहती हुई, जैसे मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से बहती यहाँ पर आई हमारे अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे यू आकार का एक घाट बनाती है और एक बहुत सुंदर घाट जो का निर्माण करके क्या करती है, हमारे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इससे यहाँ पर दिहांग नाम से जाना जाता है। जहाँ पर ये नदी प्रवेश करती है उसे वहाँ पर दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर वो वहाँ पर इसमें लोहित और बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ फिर इसमें आकर मिल जाती है। फिर यह असम में ब्रह्मपुत्र से होते हुए असम में, और फिर यहाँ पर क्या करती है, फिर बहती यहाँ पर जाती है, बांग्लादेश में जाती है, और यहाँ पर गंगा नदी भी इससे मिलती, फिर क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर। अगर इसकी असम घाट में इसकी अगर लंबाई की बात करें तो असम घाट में इसकी लंबाई कितनी है, 750 किलोमीटर इसकी असम घाट में लंबाई सिंधु नदी की। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये हमने सिंधु नदी देख ली, अब प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो हमने हिमालय पर्वत की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ उन्हें हमने संक्षेप में अच्छे से देख लिया। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो है ये प्रायद्वीपीय नदियाँ है कि ये जो अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियाँ वो क्या करती हैं, ये पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से क्या बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इनमें जैसे नदियाँ हो गई महानदी, इनमें नदियाँ हो गई महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये इसकी कुल महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि ये पूर्व की ओर बहती है और जाकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और क्या करती है, बहुत सुंदर डेल्टाओं के निर्माण करती है। जैसे ये हमारी है, ये नदी महानदी यहाँ से बहना शुरू हुआ और जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर गया। यहाँ पे एक डेल्टाओं का निर्माण करती है। और यहाँ पर एक गोदावरी नदी है जो यहाँ पर जाकर हमारी ये सब नदियाँ क्या हुई, यहाँ से इस पश्चिम साइड से बहती हुई पूर्व की ओर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर बात करें कि और दो नदियाँ महत्वपूर्ण बड़ी दो नदियाँ हैं जो कि पूर्व से बहती हुई जाती है और पश्चिम की ओर गिरती है, पूर्व से पश्चिम में गिरती है। एक है नर्मदा नदी, दूसरी है तापी नदी। ये दो बड़ी नदियां हैं जो क्या करती हैं, पूर्व से बहती हुई जाती है, पश्चिम में जाकर अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में, अरब सागर में गिरती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और ये क्या करती है, डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं नर्मदा नदी। ये जो नर्मदा नदी है ये क्या है, मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से निकलती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1057 मीटर की ऊंचाई से यह निकलती है। और क्या करती है, यह पश्चिम की साइड बहती है। इसकी पूरी क्या करें, लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई। किस नदी की, ये हमारी नर्मदा नदी की। और अगर दूसरी नदी बात करें कि पहले नदी नर्मदा की, दूसरी नदी तापी नदी, ये कहाँ से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ये पहाड़ियों से निकलती है और जाकर ये क्या, अरब सागर में गिरती है। अगर इसकी पूरी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब तीसरा देखते हैं गोदावरी नदी। ये जो नदी है प्रायद्वीपीय नदी की, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे बड़ी नदी तंत्र है। इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा की नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका जो उद्गम है ये क्या है, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित
यहाँ की पश्चिमी पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। यहाँ से यह निकलती है। लंबाई की बात करते हैं 1500 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। इससे यहाँ से गोदावरी नदी। अब देखते हैं महानदी द्रोणी। ये जो महानदी द्रोणी है वो क्या है, ये छत्तीसगढ़ जिले के और छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च भूमि से निकलती है। मतलब कि छत्तीसगढ़ की पठारी भागों से, पर्वतों से यह नदी निकलती है। यह नदी छत्तीसगढ़ के पठारी भागों से निकलकर जो कि अपना सफ़र तय करती है। और इसकी जो लंबाई है ये 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, महानदी द्रोणी की। और इसकी क्षेत्रफल 1,42,000 क्या है, 42,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। और इस अगर गोदावरी नदी की क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी क्षेत्रफल कितनी है, 3,14,000 वर्ग किलोमीटर, 3,14,000 वर्ग। कृष्णा नदी, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ है जो गोदावरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है, ये 1400 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। और इसकी ये जो यहाँ महाबालेश्वर से यह निकलती है, महाबालेश्वर की पहाड़ियों से निकल के क्या करती है, ये हमारे बंगाल की खाड़ी तक अपनी लंबी सफ़र तय करती है। हमने पढ़ा कुछ प्रमुख नदियों को, प्रायद्वीपीय प्रमुख नदियों को पढ़ लिया। हमने पढ़ा हिमालय की प्रमुख नदियों को, प्रायद्वीपीय प्रमुख नदियाँ, सभी चीज़ें पढ़ ली है इसमें। अब पढ़ते हैं प्रमुख कुछ झील समझते हैं। झील क्या होती है, झीलें, ये जो झीलें होती हैं वो कैसे, इनका निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी की गर्द, मतलब कि यहाँ पे जो पृथ्वी की गर्द, मतलब कि यहाँ पर गहराई वाले भागों में क्या हो जाता है, यहाँ पर जल इकट्ठा हो जाता है। जल इकट्ठा होने से यहाँ पर झीलों का निर्माण होता है, झीलों का निर्माण होता है। अगर इसकी बात करें तो झीलें भारत में कितनी प्रकार की पाई जाती है, 2 प्रकार की पाई जाती है। एक पहला पाया जाता है मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झील, और दूसरा खारे पानी की झील, खारा पानी की झीलें। भारत में मेनली 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है, एक मीठा पानी का झील और खारा पानी। अगर खारा पानी की झील बात करें तो एक राजस्थान में एक सांबर झील है, एक खारा पानी का झील है। इसका प्रयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। अगर मीठे पानी की झील करें तो और भारत की सबसे बड़ी झील वूलर झील है, वूलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी जो अधिकांश झीलें वो हिमालय पर्वत क्षेत्रों में पाई जाती है। ये इनका जल स्रोत होते हैं, वर्षा भी और बर्फ़ के पिघलने से भी इन्हें जल प्राप्त होती है। ये जल है। और इनका अगर उपयोग करें तो यहाँ पर बहुत से इनका उपयोग है, और वो यहाँ पर बिजली भी बनाया जाता है, और इन पर बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएँ भी बनाई जाती हैं। और बात करें बहुत उद्देश्य परियोजनाएं भी बनाई जाती हैं, और यहाँ पर बिजली भी बनाया जाता है। इसमें सारी चीज़ें इससे की जाती हैं। और यहाँ पर सांभर झील से क्या की जाती है, नमक उत्पादन किया जाता है। इस झीलों का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। अब समझते हैं नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, भौगोलिक महत्व। जैसे समझ लीजिए कि प्राचीन काल में जैसे पूरी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता थी, वो क्या बसती थी, उनका विकास नदियों के किनारे ही होता था। उनसे क्या होती थी कि उनको जल आपूर्ति भी पूर्ण मात्रा में होती थी, कृषि के लिए उन्हें जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। तो वो जो छोटे छोटे गांव होते बसते थे, क्या हुए, नदियों के पास बसते 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 बड़े बड़े शहरों में, आज के तौर पर बड़े बड़े शहरों के रूप में विकसित हो गए। इसलिए यहाँ पर जो नदियाँ हैं, भारत में नदियाँ हैं, उनका हमारे भारत के भौगोलिक क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। इससे क्या होता है कि इनके भारत में इनका एक आर्थिक व्यवस्था में भी, भारत की आर्थिक व्यवस्था में भी क्या करती हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनसे बहुत सारे, जैसे कि इनमें क्या होती है, बड़े बड़े बांध भी बनाए जाते हैं, जिनसे बिजली उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर ये यातायात के लिए भी अच्छी साधन मानी जाती हैं। और यह कृषि के लिए और सभी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यह इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए यह नदियों का हमारे जीवन में बहुत भौगोलिक इनका महत्व है। तो आज का वीडियो संपन्न हुआ। अब मिलते हैं आपसे अगले